हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। हम लोग टेस्ट आज डिस्कस करने जा रहे हैं टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स एंड रिटर्न ऑफ इनकम का। तो ये एक टेस्ट मैंने 25 नंबर का लिया था। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों, और बच्चे जनरली इग्नोर करते हैं इन टॉपिक्स को। बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे टेस्ट आ सकता है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इन टॉपिक्स पे मैंने एक अच्छा आइडिया दिया है, आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो ये टेस्ट जरूर देना चाहिए। अभी तक नहीं दिया है, पहले तो टेस्ट दो और फिर ये सॉल्यूशन देखना, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन में कुछ एक आधी मिस्टेक भी है। तो वो मिस्टेक ये है कि ये 21 22 की जगह 24 25 होना चाहिए था। और यहाँ अमाउंट में कुछ मिस्टेक है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये 50,000 रुपए होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। 50,000 होना चाहिए था। अब ये मेरी बुक के कौन से क्वेश्चन में कहां से उठाया गया है, ठीक है, कौन सा टॉपिक है ये, मैं ये भी बात बता रहा हूं, क्योंकि बच्चों को जनरली ये बात पता ही नहीं होती। पैन नंबर कब कोट करना जरूरी होता है, इसका मैंने टॉपिक ऑलरेडी, ये जो इंफॉर्मेशन है ये रूल 114 बी में होता है। मेरी बुक के पेज नंबर 344 पे मिल जाएगा। अगर आपको मेरी बुक मिल जाती है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा आपको। अब बच्चों, आपको यहां पर कुछ ट्रांजेक्शन दिए हैं, ध्यान से पढ़ो। इसमें होटल और रेस्टोरेंट का भी लिखा है, चेक करो। मिस्टर ए मेक्स द कैश पेमेंट टू होटल रेडिसन ब्लू अहमदाबाद ऑफ ₹50,000 अगेंस्ट द बिल रेज बाय होटल। 50,000 कैश पेमेंट दे रहा है, जबकि अगर कैश पेमेंट 50,000 से ज्यादा देगा तो पैन की जरूरत पड़ती है। तो पहले पार्ट का आंसर क्या है, पहले पार्ट का आंसर क्या है बताओ। नो पैन डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड। कोई पैन डिक्लेरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंस सिंस द कैश पेमेंट does not exceed ₹50,000। आगे आ नंबर 2, इसी का सेकंड पार्ट क्या कहता है। मिस्टर अभिषेक एक सिंगल ट्रांजैक्शन मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 1,20,000 फॉर सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। अब सिक्योरिटीज खरीदने बेचने के लिए क्या क्या आपको इसमें भी पैन डिक्लेयर करना पड़ता है? जी हां, इसमें भी डिक्लेयर करना पड़ता है। यह बात मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो, सिक्योरिटीज के लिए भी आपको यहां पर दिख जाएगा कि आप अगर सिक्योरिटीज खरीदते हो, बेचते हो, एक सिंगल ट्रांजैक्शन करते हो, ये देखो सेल परचेज ऑफ सिक्योरिटीज लिखा है। अदर देन शेयर्स कितने रुपए की मैक्सिमम होना चाहिए? 1 लाख रुपए पर ट्रांजैक्शन मैक्सिमम। कह रहा अगर 1 लाख से ज्यादा है तो आपको पैन नंबर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या होगा? यस, पैन डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड। क्या ये बात समझ में आई? सिंस द ट्रांजैक्शन of securities exceeds ₹1 लाख, क्योंकि ये 1 लाख से ज्यादा है, इस वजह से। क्या ये बात समझ में आ गई? अगला पार्ट है पेमेंट टू म्यूचुअल फंड 70,000 फॉर परचेज ऑफ इट्स यूनिट्स। यूनिट्स खरीदने के लिए म्यूचुअल फंड्स। बताओ इसमें क्या करेंगे। म्यूचुअल फंड्स में भी लिमिट कितनी है, जल्दी देखो, 50,000। और यहां पर 50,000 से क्योंकि ज्यादा है, तो यस, पैन डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड। पैन डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड। बच्चों, ऐसा क्वेश्चन जरूर पॉसिबल है कि आपसे एग्जाम में पूछा जाए, तो ये तैयारी जरूर करके जानी है। सिंस द अमाउंट एक्सीड्स ₹50,000, एक्सीड्स ₹50,000, ठीक है जी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर शर्मा एक रेजिडेंट इंडियन है, एज 77 ईयर्स, गेट्स अ पेंशन ऑफ 1,02,000 per month from UP state government. The same is credited to his saving account in SBI Lucknow branch. In addition, he gets interest at the rate of 8% on FD of 40 lakh with SBI, with a said bank. वही कौन सा बैंक है? SBI बैंक ही है। Out of deposit of 40 lakh, 12 lakh represents 5-year term deposit and interest on saving bank credited to saving bank account is 39,500. From the above facts, compute total income and tax liability of Mr. Sharma for the assessment year 24-25, assuming that he has opted for old regime. हमें मान के चलना है कि वो ओल्ड regime चल रहा है, तो आपको अपना आंसर
सॉल्व करना है। तो करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर है 2। देखो आपको टोटल इनकम निकालनी है, इसमें आपको टोटल इनकम निकालनी है और टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर शर्मा। अब इसके अंदर आपको कौन कौन सी इनकम दी हुई है? आपको पेंशन इनकम दी हुई है। पेंशन इनकम कितनी दी हुई है? 1,02,000 रुपए। सो 1,02,000 मल्टीप्लाई बाय 12। बोलो यस और नो। 12 महीने की पेंशन इनकम कितनी हो जाएगी बताओ? 1,02,000 मल्टीप्लाई बाय 12। कैलकुलेटर पकड़ो और देखो और मुझे बताओ। 1,02,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये हो जाएगा 12,24,000। 12,24,000। ओके, यह पता है आपको, यह भी सैलरी इनकम के अंदर ही आता है। हाँ, और इस पे भी क्या मिल जाएगी? स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a) 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगी। माइनस कर दो और ये आ जाएगा 11,74,000। ये हो गई इसकी सैलरी इनकम मिस्टर शर्मा जी की। अब इसके अलावा उसकी कोई और इनकम भी है। जी हाँ, इंटरेस्ट इनकम है ऑन एफडी। तो अदर सोर्सेस लिख लेते हैं बच्चों, अदर सोर्सेस, जिसमें उसकी दो तरह की इनकम दी हुई है। एक दिया है इंटरेस्ट ऑन एफडी। इंटरेस्ट ऑन एफडी, एफडी कितने रुपए की है बताओ? 40 लाख रुपए की। और 40 लाख रुपए की एफडी में से 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 40 लाख का 8% ये बना साल का 3,20,000। साल का 3,20,000। ठीक है। इसके अलावा 12 लाख तो उन्होंने बोला 5 ईयर, इसकी तो डिडक्शन मिल जाएगी। सेक्शन 80C में 12 लाख रुपए डाल दिए भाई, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 लाख से ज्यादा डिडक्शन तो मिल ही नहीं सकती ना, तो 12 लाख डाल दिए। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट ये भी है, तो ये भी आपको इनकम मिल रही है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट कितने रुपए की इनकम मिल रही है बताओ? 39,500 रुपीज की इनकम ये भी आ रही है। तो अगर हम लोग देखें तो कुल मिला के इनकी इनकम कितनी हो गई? 11,74,000 प्लस 3,20,000 प्लस 39,500, ये हो गई 15,33,500। ये इनकी ग्रॉस टोटल इनकम हो गई। मुझे नहीं दिख रहा कोई और इनकम इनकी, चेक करो कोई और इनकम है क्या? नहीं, ग्रॉस टोटल इनकम आ गई है। अब इसके बाद हमें डिडक्शन की बात करनी है, तो माइनस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। पहले तो देखो एफडी करवाई है 5 इयर्स वाली और 12 लाख की करा दी है, बट आपको मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए की मिल सकती है, तो 1.5 लाख रुपए की तो वो डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं। एफडी कितने वाली? 5 इयर्स वाली। इसके अलावा डिडक्शन एक और मिलेगी अंडर सेक्शन 80 टीटीबी। जी हाँ, सीनियर सिटीजन के लिए 80 टीटीबी में आपको डिडक्शन मिल सकती है 50,000 रुपए तक के इंटरेस्ट की। ठीक है, डिपॉजिट्स पर जो इंटरेस्ट है 50,000 रुपए तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो यहां पर पूरे 50,000, ठीक है, आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। बच्चों देखो, है तो ये थोड़ा थोड़ा डिडक्शन से कनेक्टेड टॉपिक है, बट देखो अब तक तो आपको सारे पेपर सब चीजें आनी चाहिए। मैं आपको डिडक्शन का भी ये टॉपिक दिखा देता हूं जिसके अंदर ये सब बातें लिखी हुई हैं। ये देखो, ये सेक्शन नंबर 80 टीटीबी में आपको दिखाता हूं। ये लिखा है 80 टीटीबी, ये टीटीए नॉर्मल और ये 80 टीटीबी इन द केस ऑफ सीनियर सिटीजन्स लिखा है। जहां पे एज 60 प्लस हो और आपकी बोथ एफडी हो या सेविंग अकाउंट हो, जो भी आपका है, और इंटरेस्ट कितने रुपए की डिडक्शन मिल सकती है? 50,000 रुपए तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आ गई? दैट्स इट। तो मैं ये दोनों डिडक्शन क्लेम कर लूंगा, माइनस कर दूंगा इसमें से 2 लाख रुपए, तो मेरा आएगा 13,33,500। ये मेरी आ जाएगी टोटल इनकम। और इसके ऊपर मुझे टैक्स निकालना है, टैक्स निकालना है तो टैक्स भी निकाल दूंगा। अब बताओ, ये सीनियर सिटीजन है, ओल्ड रिजीम चल रहा है, तो कैसे टैक्स निकालेंगे? पहले 3 लाख रुपए पर टैक्स है 0,
अगले 2 लाख रुपए पर 5% यानी 10,000, अगले 5 लाख रुपए पर 20% यानी 1 लाख, और बैलेंस 3,33,500 पर 30%, तो 3,33,500 पर 30%, ये बनेगा 1,50,000। टोटल हो गया 2,10,050, 2,10,050, जिसपे आप क्या ऐड कर दोगे, सेस 4%, 8,402, टोटल हो जाएगा 2,100,050, ये हो जाएगा 2,18,452, जिसको आप राउंड ऑफ करके 450 भी कर सकते हो। तो ये मेरा टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? ये मेरा टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। डन। इसके अलावा क्वेश्चन में और क्या मांगा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ टीडीएस बाय एसबीआई assuming that same is a specified bank। सेक्शन नंबर 194P एप्लीकेबल हो जाता है, सेक्शन नंबर 194P एप्लीकेबल हो जाता है। मैं दोबारा लिख रहा हूं इस क्वेश्चन के आंसर को, सेकेंड पार्ट, सेक्शन नंबर 194P, since section number 194P is applicable, SBI is required to deduct TDS। तो SBI TDS काट लेगा, ठीक है, ओके। और क्योंकि वो TDS काट लेगा, मिस्टर शर्मा does not require to file return, उसको रिटर्न भरने की कोई जरूरत नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? उसको रिटर्न भरने की कोई जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर बच्चों? ये चीज आपको यहां पर मिल सकती है, मेरी बुक के अंदर सेक्शन 194P आपको मिल जाएगा। यहां पर ये बात क्लियरली लिखी है कि अगर आप स्पेसिफाइड बैंक हो तो आपको टीडीएस काटना है। स्पेसिफाइड बैंक में आपको याद रहे, जो बैंक में पेंशन आ रही है उसी बैंक के अंदर एफडी करवानी जरूरी है, ठीक है। एफडी कहीं और करवाई तो हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे, सेक्शन 194P आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन इंडिविजुअल बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, जिसकी एज 75 ज्यादा है, 75 या उससे ज्यादा है, पेंशन इनकम है और ज्यादा इसकी इंटरेस्ट इनकम है, ठीक है। अगर वो ये सारे रूल्स फॉलो करता है तो दोस्तों बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस, बैंक्स टीडीएस काट सकते हैं। जितना भी उसका टैक्स बनता है वो सारा टैक्स वो बैंक ही काट लेगा, ओके। अगला क्वेश्चन है इसी का, व्हाट वुड बी योर आंसर अगर एफडी 40 लाख की कहां कराई होती? कैनरा बैंक में। अगर बच्चों कैनरा बैंक में कराई होती, पेंशन एसबीआई में आती, देन एसबीआई would not be considered as specified bank since the fixed deposit has been made in other bank, किसी और बैंक में एफडी करवा ली इस वजह से। Thus section 194P is not applicable, ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। और thus मिस्टर शर्मा himself has to file रिटर्न, अपने आप रिटर्न वो फाइल करेगा, ठीक है जी। समझ में आ गया कि नहीं? यहां तक हो जाती है बात सब कुछ सही। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट इन द ब्रीफ बाय द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस प्रोविजंस द रेट एंड अमाउंट ऑफ टैक्स विनिंग बाय वे ऑफ जैकपॉट इन हॉर्स रेसेस। बच्चों बिल्कुल आपके ऊपर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होगी अगर आप सेक्शन 194 हॉर्स रेसेस के लिए, क्या था, बीबी, कौन सा था? 194 बीबी हॉर्स रेसेस, ये रहा 194 बीबी। देखो 10,000 रुपए से ज्यादा है तो 30% का टीडीएस कटेगा, यस। तो ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर, जिसका आंसर क्या होगा बताओ?
आपको बताना टीडीएस एप्लीकेबिलिटी। यस, तो पहले पार्ट का है यस, सेक्शन 194 बीबी इज एप्लीकेबल, टीडीएस रेट is 30% on such income since the amount exceeds rupees 10,000। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, इसी का सेकेंड पार्ट कह रहा है पेमेंट मेड टू फर्म, पेमेंट मेड बाय फर्म टू अ सब कॉन्ट्रैक्टर 3 लाख with outstanding balance of 1,20,000 shown in the books as on 31st March 24। पूरा, क्योंकि आप ये अमाउंट बच्चों 1 लाख रुपए से ज्यादा दे रहे हो, है ना, 1 लाख रुपए से ज्यादा दे रहे हो। अच्छा, विद आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 1,20,000, तो मतलब आप फर्म पे कर रही है 3 लाख विद आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 1,20,000 शोन इन द बुक्स, यानी कोई पुराना बैलेंस है वो भी आप पे कर रहे हो। ठीक है, तो पूरे देखो, अगर तो ये बैलेंस, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, ये तो वैसे इसी साल का लिख रहा है शोन इन द बुक्स एज ऑन 31st मार्च, तो इसी साल का है। टोटल पूरे 4,20,000 पर टीडीएस कटेगा, पूरे 4,20,000 पर। यस, सेक्शन नंबर 194C इज एप्लीकेबल, इज एप्लीकेबल। और टीडीएस का रेट कितना लगेगा बताओ? टीडीएस रेट विल बी, टीडीएस रेट विल बी, बताओ। ये देखो, अगर रेसिपिएंट रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर सप्लायर, रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, इज सपोज टू टीडीएस 1% इफ रेसिपिएंट इज इंडिविजुअल एचयूएफ, अदरवाइज 2%। अब आप चेक करो कि ये रेसिपिएंट इसमें कौन है, यहां पे रेसिपिएंट कौन है, जो पैसा रिसीव कर रहा है, यहां पे रेसिपिएंट का नाम ही नहीं लिखा हुआ, पेमेंट मेड बाय फर्म लिखा है बस, तो रेसिपिएंट का नाम नहीं लिखा है, तो इसलिए हम यहां पर 1% ही लेकर चल देते। एज्यूमिंग इंडिविजुअल रेसिपिएंट, एज्यूमिंग इंडिविजुअल रेसिपिएंट। इज दैट क्लियर एवरीवन? ऑन होल, ऑन होल अमाउंट, ऑन होल अमाउंट कितना? ₹4,20,000। इज दैट क्लियर एवरीवन? नंबर 3, इसी का थर्ड पार्ट है, रेंट पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी 1.5 लाख रुपए बाय फर्म हैविंग सेल्स टर्नओवर ऑफ 20 लाख, नेट लॉस हुआ है 15,000। फर्म भाई रेंट दे रहा है, ये सेक्शन कौन सा लगेगा? 194I लगेगा, टीडीएस ऑन रेंट। बच्चों ये सेक्शन आपको पता होना चाहिए, सेक्शन कौन से लगते हैं। प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर एंड फिक्सचर्स के केस में, प्लांट एंड मशीनरी के केस में 2% का टीडीएस कटता है। तो यहां पर यस, अमाउंट चेक करना, 1.5 लाख है ना भाई, 1.5 लाख रुपए है, तो टीडीएस कहां से लगेगा? क्योंकि 2,40,000 तो कम से कम होना चाहिए, तो यहां पर टीडीएस लगेगा ही नहीं, यहां पे लगेगा ही नहीं, तो मैं लिख लूंगा नो, सेक्शन 194I इज नॉट एप्लीकेबल since the rental income does not exceed 2,40,000, does not exceed 2,40,000 पर एनम। 2,40,000 से ज्यादा होना जरूरी होता है, बट क्योंकि नहीं है इसलिए ये टीडीएस नहीं लगेगा। डन, क्वेश्चन नंबर 3 भी डन। आगे आ जाओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का ही फोर्थ पार्ट, पेमेंट मेड टू रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर बाय अ न्यूज़पेपर फॉर कंट्रीब्यूशन टू अ आर्टिकल। बच्चों ये तो अमाउंट सेक्शन कौन सा लगेगा? ये प्रोफेशनल है क्या? वैसे देखो क्रिकेटर प्रोफेशनल है, बट प्रोफेशन पे नहीं मिल रहा ना इसको, तो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पब्लिश होने पर मिल रहा है। नो टीडीएस, नो टीडीएस दोस्तों, कोई टीडीएस नहीं है, नो टीडीएस एप्लीकेबिलिटी। क्या ये बात समझ में आ गई? नो टीडीएस एप्लीकेबिलिटी। आप चेक करो ना पेमेंट किस वजह से मिल रहा है। हाँ, इसमें हम सेक्शन 194C लगा सकते थे, कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट वाली, बट वो भी तब होती है जब 30,000 रुपए से ज्यादा होता है। आगे आ जाओ, 2 लाख रुपए पेड टू ए और रेजिडेंट इंडिविजुअल रुपी ऑन 22nd Feb 2024 by state of Uttar Pradesh on compulsory acquisition of urban agriculture land।
इसके ऊपर लगता है सेक्शन नंबर 194 LA, टीडीएस ऑन कॉम्पेंसेशन एक्विजिशन ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी। टीडीएस का रेट क्योंकि देखो तब लगता है 10% जब अमाउंट 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो। क्वेश्चन देखो, क्या अमाउंट 2.5 लाख से ज्यादा है? नहीं। सो नो टीडीएस एप्लीकेबिलिटी, नो टीडीएस एप्लीकेबिलिटी since the amount does not exceed ₹2,50,000, 2,50,000 लाख से ज्यादा नहीं है इसलिए। क्या ये बात समझ में आ गई? ये देखो आपके सामने 194 LA, ये LA लग सकता था बट 2.5 लाख से ज्यादा होना जरूरी होता है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा थर्ड क्वेश्चन से सिमिलर क्वेश्चन ही है, फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें पहला पार्ट है पेमेंट ऑफ 50,000 मेड टू पीटर एन इंग्लैंड क्रिकेटर बाय इंडियन न्यूज़पेपर एजेंसी ऑन 3rd of August 2023 फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल्स इन रिलेशन टू स्पोर्ट्स ऑफ द क्रिकेट। ये ना स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर ही आ जाता है, सेक्शन 194 194 J। तो जहां प्रोफेशनल है वहां पे स्पोर्ट्स कॉलमनिस्ट एक पॉइंट होता है, स्पोर्ट्स कॉलमनिस्ट। तो ये स्पोर्ट्स के लिए आर्टिकल दे रहे हैं, तो ये 30,000 रुपए से ज्यादा है, तो सेक्शन 194J लग जाएगा और टीडीएस लगेगा @of 10%, क्योंकि अमाउंट 30,000 से ज्यादा है। अगला पार्ट है पेमेंट मेड टू, अच्छा मैंने ऊपर शायद थोड़ा सा गलत उसमें बोल दिया, 194C नहीं बोलेंगे, 194J बोलेंगे, 194J नहीं लग रहा मेरे ख्याल से। इसका एक और पार्ट था ना जिसमें मैंने आपसे ये बात कर दी थी, 194, इसमें भी क्वेश्चन आएगा ना, हाँ रिकी पॉइंटिंग वाला। यहाँ पे 194J वाला रीजन है ना लगने का, सेक्शन 194J है जो नहीं लगेगा, ठीक है, नहीं लगेगा। आगे आ जाओ क्योंकि 30,000 से कम है। अगला पार्ट कहता है क्वेश्चन का, कह रहा है रेंट ऑफ प्लांट, नहीं पेमेंट मेड टू सब कॉन्ट्रैक्टर, कितना 3 लाख विद आउटस्टैंडिंग, वही सिमिलर पॉइंट है। अच्छा नहीं ये तो वही है, पेमेंट मेड टू वही है, सब कॉन्ट्रैक्टर 4, 5, 20 दे रहे हो, तो 5, 20 ये गलत आ गया, 0 एक एक्स्ट्रा आ गया, 5, 20 दे रहे हो तो टीडीएस जो है वो कटेगा 194C में, और यहां पर तो रेजिडेंट इंडिविजुअल लिख भी दिया है तो 1% कटेगा, ठीक है। इसके बाद विनिंग फ्रॉम ऑल सोर्सेस, हाँ 194BB में टीडीएस लगेगा, सेक्शन 194BB में टीडीएस का रेट लगेगा 30%, और अमाउंट क्योंकि 10,000 से ज्यादा है इसलिए टीडीएस लगेगा। 2 लाख रुपए पेड टू मिस्टर एक्स रेजिडेंट इंडिविजुअल, कंपल्सरी एक्विजिशन पे ये 194, वैसे 194 LA सेक्शन लगता है बट वो भी लगेगा नहीं सिंस अमाउंट 2.5 लाख से कम है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 तो मैंने सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है बिलेटेड रिटर्न का, ठीक है, 139.4 और रिटर्न ऑफ लॉस 139.3 ये हो गया 139.3 और ये हो गया 139.4। मेरे ख्याल से आप ये दोनों आंसर आप आराम से दे सकते हो। तो दैट्स इट दोस्तों, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको एक कुछ आइडिया दे दिया है, तो आप लोग इसी तरीके से तैयारी करेंगे। बाकी टॉपिक्स के लिए बने रहें। थैंक यू, बाय बाय।